हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं फॉरगेटिंग टॉपिक के बारे में। डिटेल में हम बात करेंगे। मान लीजिए आपने कभी नोट्स बनाए किसी चीज के और आप 1-2 महीने बाद भूल गए कि वो नोट्स के पेजेस जो है वो कहाँ पड़े हैं या अलग अलग पड़े हैं, तो वो है फॉरगेटिंग। अब कोई भी चीज जब आप जल्दी से भूल जाते हैं और आपको ध्यान में नहीं आती इतना कोशिश करने के बाद भी, तो वो फॉरगेटिंग हो गया। आपको याद नहीं रहती, यानी कि मेमोरी जो है वो वहां पे इश्यू है। तो मेमोरी और फॉरगेटिंग ये दोनों जो है इंटर रिलेटेड है। मेमोरी का टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉरगेटिंग का मतलब क्या है। बेसिकली इट इज ऑपोजिट ऑफ रिमेम्बरिंग, यानी याद रखने से उल्टा जो है वो क्या है, फॉरगेटिंग, भूल जाना। अब इनकी डेफिनेशन अलग अलग जो ये हमारे रिनोन्ड स्कॉलर्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती हैं। तो आपको जो इजी लगे, जो समझ में आए, उसको आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं अपने एग्जाम में या अपने नोट्स में। तो मुन जो है उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, फॉरगेटिंग इज द लॉस permanent or temporary of the ability to recall or recognize something learned earlier। यानी कि forgetting एक लॉस है। अब ये परमानेंट लॉस भी हो सकता है, टेम्परेरी लॉस भी हो सकता है। जैसे आप सीरियल्स में देखते होंगे किसी की याददाश्त चली गई, तो वो कई बार होता है कि कुछ पोर्शन गायब होता है उसका, कि कुछ चीजें उसको याद नहीं है। कई बार होता है कि वो पूरी की पूरी लाइफ का जो अब तक क्या हुआ था वो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर उनको शायद कभी याद ना आए। तो वो कभी याद ना आने वाली चीज क्या हो गई, परमानेंट फॉरगेटिंग। और अगर उनको जल्दी से आ जाए या कुछ टाइम बाद जो है उनको चीजें समझ आ जाए तो वो क्या है, टेम्पररी। तो लॉस है ये फॉरगेटिंग जो है। अब वो कितने भी टाइम के लिए हो सकता है, परमानेंट या टेम्पररी। और लॉस किस चीज का है, आप क्या करते हैं इसमें, बेसिकली इसमें आपको चीजें याद नहीं आती, रिकॉल नहीं कर पाते जो आपने पहले कभी पढ़ा था या सीखा था। ऐसे ही ड्राइवर के अकॉर्डिंग फॉरगेटिंग मींस फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंसेस when attempting to do so or to perform an action previously learned। यानी कि इसमें भी सेम वही चीज है कि आपको जो आपके पहले के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जब आप उनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो कई बार जो है आपको याद नहीं आते। तो फॉरगेटिंग का मतलब ओवरऑल क्या हो गया, इट इज इनएबिलिटी टू रिकॉल द प्रीवियसली लर्न्ड मटेरियल, या फिर हम बोल सकते हैं प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड थिंग्स। तो जो आपने पहले कभी सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, वो चीजें आप भूल जाते हैं। कई बार आप डेट्स भूल जाते हैं, किसी का बर्थडे भूल जाते हैं, तो वो चीज किस में आ जाती है, फॉरगेटिंग में। अब जो है ये एबिंगस, इनकी आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा क्या करनी चाहिए। इन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व दिया कि आप कितने टाइम में कोई भी चीज आपने पढ़ी, आप कितने दिन में जो है उसको भूलने के चांसेस रहते हैं। तो इनके कर्व के अकॉर्डिंग क्या है, मान लीजिए यहां से ये कर्व शुरू है, इसमें इन्होंने ये परसेंटेज लगा सकते हैं आपकी, आपको कोई भी चीज आपको जब आपने सीखी तो वो 100% आपको आती थी। आप कर्सर पे देखिएगा, ये 100% आपको आती थी। उसके बाद क्या होगा, वेरी क्विक लॉस होगा, यानी विद इन 20 मिनट्स आप मान लीजिए अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगले 20 मिनट के अंदर अंदर आपको कंप्लीट वीडियो याद नहीं होगी। आप 58% जो है आपको समझ आएगा, याद होगा थोड़ा बहुत, बाकी का आप भूल चुके होंगे। उसके बाद अगर आपने जो चीज सीखी है उसके 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो 44% चीजें बची होंगी, यानी कि आधा तो आप 1 घंटे बाद ही भूल चुके हैं। अगर एक दिन की बात करें तो 33% चीजें बची होंगी, बाकी का जो है आप भूल चुके होंगे। ऐसे ही ये जो कर्व है, ये यहां से हमने सीखना शुरू किया था, ये वेरी क्विक लॉस हुआ, यानी कि आप भूल गए चीजों को। उसके बाद धीरे 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 करके 6 दिन के अंदर जो है आप हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपके पास 25% चीजें बची हैं, 75% चीजें आप भूल चुके हैं जो आपने यहाँ पे फर्स्ट डे 100% सीखा था। अब इसमें एक चीज हम क्या ऐड कर सकते हैं, इन्होंने क्या किया कि अगर हम रिट्राइव करें, यानी कि हमने पहले दिन यहाँ पे हमने पढ़ा डे 0 में जो है हमने ये यहाँ पे 1 से पहले जो आया हमने पढ़ा, 100% चीजें हमें पता है। हम डे 1 में क्या करेंगे, यहाँ पे इस डे पहले दिन हम उसको रिवाइज कर लेंगे कंप्लीट। तो जब हमने वो किया तो फुल प्रैक्टिस और रिट्राइवल किया हमने 1 दिन के बाद, यानी कि यहाँ पे हमने सीखा था, उसके बाद हमने रिट्राइव किया, तो वो चीज क्या हुई, उसको दोबारा से पढ़ने या उसको याद करने की वजह से रिटेंशन जो है वो लॉन्ग हो गई।
यानी 6 दिन बाद हमें कहाँ पे 25% याद था, अब अप्रोक्स 45 to 50 तक हमारे पास रिटेंशन है उस चीज का। तो ये इनका फॉरगेटिंग कर्व का था कि अगर हम रिट्राइवल्स ऐड कर दें, यानी कि हम रिवाइज कर लें चीजों को। अब जैसे ये हमने डे 1 पे किया था, अगर हम डे 2 पे एक और रिट्राइवल ऐड कर दें, यानी हम सेम चीज को डे 2 पे भी एक बार प्रैक्टिस कर लें या रिवाइज कर लें, तो वो क्या हो गया, अ सेकंड फुल प्रैक्टिस एंड रिट्राइवल डे। तो अब इसमें क्या हो गया, चांसेस और इंक्रीज हो गए कि आपको छठे दिन तक अप्रोक्स 70 to 75% चीजें याद हैं। तो आप ये चीजें लगा सकते हैं कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, रिट्राइवल प्रॉम्प्ट को बढ़ाएंगे, यानी कि आपने जैसे ही फिर से रिवाइज किया नेक्स्ट डे, तो उससे क्या हो गया, रिटेंशन आपकी लॉन्ग रन हो जाएगी। तो ये था इनका फॉरगेटिंग कर्व कि कैसे आप चीजों को भूलते हैं, कैसे आप उनको याद रख सकते हैं। अब कारण क्या है फॉरगेटिंग के, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। तो आप भूलने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उनमें से कुछ एक रीजंस यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। आपको अगर कुछ और चीज भी जो लगती है तो वो भी आप उसमें ऐड अप कर सकते हैं कॉजेज में। तो कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग की जब हम बात करते हैं तो लैक ऑफ अटेंशन या कंसंट्रेशन, कि आपको कोई चीज बताई जा रही है, आपने वो ध्यान से सुनी ही नहीं, आपकी फुल अटेंशन उधर थी ही नहीं, तो उससे क्या होगा, आप जल्दी भूलेंगे। लैक ऑफ स्लीप, जैसे हमें पता होता है कि 6 आवर्स की स्लीप जो है वो गुड स्लीप बोली जाती है, कि मिनिमम आपको इतने घंटे, 6 से 8 घंटे आपको अच्छी नींद, नाइट स्लीप जो है वो लेनी चाहिए। उसकी वजह से आपका जो है वो दिमाग वो बेटर तरीके से काम करता है। तो अगर आप सोए नहीं हैं 2-3 दिन से या 1-2 दिन से, आपने 2-3 रातें एग्जाम के चक्कर में ऐसे ही निकाल दी, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो कंपैरेटिवली टायर्ड अप होना या फटीग जो है उसमें आनी शुरू हो जाएगी और आपको चीजें कम याद रहेंगी, तो आप भूलना शुरू कर देंगे। मेडिकेशंस या हेल्थ इश्यूज, तो आपकी हेल्थ इश्यूज की वजह से अगर कोई मेडिकेशंस चल रही हैं या कोई भी इश्यू है आपको, तो दवाइयों की वजह से भी क्या हो जाता है, हम चीजों को भूलने लग जाते हैं। एजिंग एक फैक्टर होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे भी एक रीजन, एजिंग को हम एक रीजन मान सकते हैं कि आपको चीजें याद कम रहती हैं। फिर है अल्कोहल, बहुत सारे लोग जो है अल्कोहल कंटिन्यूटी में बहुत उनको एडिक्शन होती है अल्कोहल की, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि वो चीजों को भूल जाएं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो चीजें हैं इनकी वजह से भी क्या होता है कि हम चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं और हमें याद नहीं रहता कि कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले क्या चीज हुई थी हमारे साथ। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होती है कि आप जानबूझ के कोई इवेंट को भूलना चाह रहे हैं। मान लीजिए कोई नेगेटिव घटना आपके साथ घट गई, तो आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि आप उसके बारे में ना सोचें और आप उसके बारे में भूल जाएं। तो वो क्या होगा, आप मोटिवेटेड हैं कि आपको वो चीज भूलनी है, ठीक है, आपकी बेटर लाइफ के लिए। तो वो होता है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, वो भी एक रीजन हो सकता है किसी भी चीज को भूलने का। अब फैक्टर्स क्या होंगे फॉरगेटिंग के, कि मतलब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं या हम उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एनकोडिंग फेलियर, बेसिकली फॉरगेटिंग में क्या हो जाएगा इसमें कि आप जो हमने मेमोरी, अगर आपने वीडियो देखी हो मेमोरी की, तो उसमें हमने एनकोडिंग एक पार्ट जो है बताया था, जिसमें आप कोई भी चीज जब सीखते हैं उसके बाद आप एनकोड करना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे वो चीज थी। अगर आपकी अटेंशन कम थी उस टाइम पे, तो वो एनकोडिंग जो है वो आपसे नहीं होगी, आपको याद नहीं आएगा, आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या हो गया, आप एनकोड नहीं कर पा रहे हैं चीज को, तो वो एनकोडिंग फेलियर हो गया, आप चीजों को इजीली भूल जाएंगे। डीके ऑफ फेडिंग ऑफ मेमोरी ट्रेसेस, यानी कि कई बार होता है कि आपका दिमाग जो है कुछ एक चीजों को, ऑब्वियसली आप 100% चीजें याद नहीं रख सकते, तो वो मेमोरी जो है वो धीरे धीरे फेड अप होनी शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली आपको आज याद हो सकता है, याद हो कि 1 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या पता आप उसमें से थोड़ी चीजें भूल जाएं, इतने डिटेल में शायद आपको वो इवेंट याद ना हो जितनी डिटेल में आपको पहले था, तो वो डीके होनी शुरू हो जाती है, फेडिंग मेमोरीज जो है वो फेड अप होनी शुरू हो जाती हैं। डिसयूज ऑफ द लर्न्ड मटेरियल, यानी कि आपने जो है सीख ली कोई चीज और उसके बाद आपने उसको रिवाइज नहीं किया, रिपीटेडली उसके बारे में जाना नहीं, पढ़ा नहीं, तो आपने क्या किया, बस एक बार रीडिंग लेके छोड़ दिया और उसके 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो ऑब्वियसली आपने क्या किया, जो लर्न मटेरियल था उसका यूज ही नहीं किया ठीक से, तो उसमें वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, डिसयूज ऑफ द लर्न मटेरियल। आप जो चीजें आपको समझाई जा रही है, अभी मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वही आपको जो है किस में लिखनी है, एग्जाम में लिखनी है, और उनको आप अपने तरीके से भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको डिसयूज ऑफ द लर्न मटेरियल वर्ड याद नहीं आ रहा
तो आप उस पॉइंट को स्किप कर दें। आप अपने तरीके से भी उन चीजों को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेशन ऑफ इमोशनली थ्रेटनिंग इंफॉर्मेशन, या इसको बोल देते हैं हम मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। यानी कि आप क्या करते हैं कि कोई भी इमोशनली थ्रेटनिंग इंफॉर्मेशन थी आपके पास, या कोई नेगेटिव चीज आपके साथ घटित हुई थी, उसकी वजह से आप क्या चाहेंगे, आप उसको रिप्रेस करना चाहेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। आप अब चाहे वो रीजन कोई भी हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन डिसअपॉइंटिंग हो सकती है, मान लीजिए आपका कोई एग्जाम था, आपसे क्लियर नहीं हुआ, शेमफुल हो सकती है कि आपने जो है कोई गलत काम कर दिया, या पेरेंट्स जो है वो दुखी होंगे उससे, पेनफुल हो सकती है कि हार्ट ब्रेक हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया, तो वो चीजें क्या है, आप भूलने की कोशिश करते हैं, और वो आप जानबूझ के भूलने की कोशिश करते हैं, तो वो किस में आएगा, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग में। एक है एमनीशिया, ये एक टेम्परेरी लॉस होता है मेमोरी का, तो ये किस वजह से हो सकता है, बहुत फ्रीक्वेंट ड्रग यूज की वजह से, या फिर इमोशनल शॉक या सीवियर स्ट्रेस। जैसे कई बार होता है कि एकदम से मत बताओ किसी, अगर कोई बुजुर्ग है या कोई जिसका दिल थोड़ा कमजोर है, उस इंसान को हम सारी की सारी बातें या एकदम से कोई शॉकिंग बात नहीं बताते, अगर बताएंगे तो वो इमोशनल शॉक में जो है वो जा सकता है। तो एमनीशिया जो है वो क्या हो जाता है, एक मेमोरी लॉस की सिचुएशन होती है, लेकिन ये टेम्परेरी होती है। एक इंटरफेरेंस ऑफ अदर मटेरियल्स, यानी कि आपको जो है चीजें याद रहती हैं, लेकिन आपने कोई नई चीज आज सीखी, अब आपको 10 दिन पहले या 20 दिन 40 दिन पहले जो चीज आपने उसी बारे में सीखी थी, तो वो ओल्ड और न्यू इन्फॉर्मेशन में हो सकता है आपके कंफ्यूजन हो जाए, या न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी ओल्ड इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने में जो है इंटरफेयर करे, तो वो चीज क्या हो जाती है, इंटरफेरेंस। अब ये दो तरीके की हो सकती है, एक प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है रेट्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव क्या है, इज द process in which old learned material interferes with the capacity to retrieve more recent learned material। यानी कि कंपैरेटिवली आपका जो ओल्ड मटेरियल है वो आपको क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है नई चीजों को सीखने में, कि आपके दिमाग में वही पुराने वाली इंफॉर्मेशन भरी हुई है। रेट्रोएक्टिव क्या होगा, अब इसमें नई चीज, रिसेंटली लर्नड इंफॉर्मेशन मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉल ओल्ड इंफॉर्मेशन। रेट्रोएक्टिव यानी आपको पहले की चीज याद नहीं आ रही है, अभी वाली याद है। प्रोएक्टिव में क्या होगा, पहले वाली चीज आपके दिमाग में अच्छे से बसी हुई है, अभी वाली चीज में इंटरफेयर कर रही है, आप नई चीज सीख रहे हैं, उसमें कौन सी इंटरफेयर कर रही है, ओल्ड वाली। रेट्रोएक्टिव में क्या होगा, अभी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से पता है, लेकिन ओल्ड वाली आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। फिर आता है इमोशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरगेटिंग। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं, क्योंकि फॉरगेटिंग के मेजर फैक्टर में से हम इमोशनल फैक्टर को मानते हैं, क्योंकि इमोशनली चार्ज सिचुएशंस जो होती हैं आपकी, अब वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिवली भी हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खुश भी हो सकते हैं और आप बहुत दुखी या परेशान हो सकते हैं किसी चीज की वजह से। तो जब आप इमोशनल लेवल पे बहुत हाई हैं, चार्ज अप हैं, चाहे वो पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली, तो चांसेस होते हैं कि आप चीजें भूल जाएं। लेकिन अब पॉजिटिव और नेगेटिव में से भी अगर हम देखें, तो आप एक तो आपको बहुत खुशी है किसी चीज की, तब चांसेस हैं कि आप कम भूलेंगे कोई चीज को, जबकि आप अगर कंपेयर करें तो नेगेटिव इमोशन जब आपके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं किसी वजह से, या आप जो है कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है किसी इंफॉर्मेशन का आप पे, या आप बहुत परेशान हैं, तो उस सिचुएशन में चांसेस हैं कि आप ज्यादा चीजें जो है वो भूलेंगे। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशनली चार्जअप की जो सिचुएशन है, उसमें आप नेगेटिव इमोशन वाली जो सिचुएशन है उसमें आप चीजों को ज्यादा भूलेंगे। अब आप इसमें भी अपना ट्राई कर सकते हैं क्या मेमोराइज करने की, कि आप किस टाइम पे जो है वो एक इमोशन में या चार्ज्ड अप सिचुएशन में थे, और उसके मतलब आपको क्या करना है, वो मूड के हिसाब से आपको, या स्ट्रेस में थे, तो वो चीजें आपको देखनी है। हो सकता है आपको पता चले कि यू मे नॉट बी एबल टू एनकोड एंड रिस्टोर द इंफॉर्मेशन यू आर अटेम्प्टिंग टू कलेक्ट, तो उस टाइम पे आपको इंफॉर्मेशन याद नहीं आएगी। तो इमोशनल फैक्टर जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस स्टोर्ड इन द अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड मे ईदर इनटू योर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड अफेक्टिंग मेमोरी। तो इसमें क्या हो जाता है, वो आपके जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, वो इमोशनली नेगेटिव का ही एक एग्जांपल आप लगा लीजिए कि आप किसी ट्रॉमा से होके गुजरे हैं या एक्सपीरियंस है आपको उसका, तो उस चीज की वजह से आपकी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड की जो मेमोरी है उसको अफेक्ट करेगी, ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है आपका।
जो चीजें हमें ध्यान रखनी है अकॉर्डिंग टू वो हमने जो फॉरगेटिंग कर्व किया था वो भी, और उसके बाद जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, इनके बेसिस पे हमें 3 चीजें याद रखनी चाहिए कि रिट्राइवल स्ट्रेंथन्स द मेमोरी, यानी हमने जो ग्राफ भी देखे आगे तो उनमें भी क्या मेंशन किया गया था कि जब हमने रिट्राइव किया या फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट डे एक बार प्रैक्टिस और रिवाइज किया, रिट्राइव किया, तो उसकी वजह से मेमोरी स्ट्रेंथन हुई, यानी फॉरगेटिंग जो है वो डिक्रीज हो गई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनकोडिंग इन्फ्लुएंसेस रिट्राइवल, यानी आपका जो एनकोडिंग का सीरीज वाइज प्रोसीजर है, अगर आप सीरीज में कोई चीज लर्न करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या है, वो इन्फ्लुएंस करती है आपके रिट्राइवल को, यानी कि आपने ऑर्गेनाइज करके कुछ चीजें कर रखी हैं तो वो ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन में आपको जल्दी याद आने के चांसेस होते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करती है वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिट्राइवल पावर को, यानी कि आप कितना जल्दी वापस से याद कर पाएंगे उस सिचुएशन को। सक्सेसफुल रिट्राइवल डिपेंड्स ग्रेटली अपॉन एनवायरमेंट, और आप कितने, क्योंकि एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करेगी ना ये चीज, अब एनवायरमेंट पे ऑलमोस्ट हर चीज डिपेंड करती है कि आपका माहौल कैसा है, आप किस सिचुएशन में है वहां पे, और किस सिचुएशन में आप उस चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक है कि आप स्ट्रेस्ड अप सिचुएशन में हैं और तब आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको ने कौन सी चीज कहाँ रखी थी, लेकिन एक है कि आप हंसी खुशी या नॉर्मल बिहेव में ट्राई कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो इफेक्ट करेगा आपकी रिट्राइवल को। तो रिट्राइवल बढ़िया हो उसके लिए एनवायरमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, ग्रेट अच्छा एनवायरमेंट होना। अब स्ट्रेटेजीज क्या क्या हो सकती हैं फॉरगेटिंग को मिनिमाइज करने की, कि आप जो है कई बार होता है कि हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या करें कि हम कम से कम भूलें, मिनिमाइज हो सके हमारी फॉरगेटिंग की जो इश्यू है। तो उसमें सबसे पहला है फीडबैक। फीडबैक में एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप चेक करते हैं वो लर्निंग को, और आपके पास सिचुएशन चांसेस होते हैं इंप्रूव करने के। अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, आप क्लास में बैठे हैं, टीचर ने आपको कुछ बताया है, तो आप जब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हो सकता है आप गलत एक्सप्लेन कर रहे हो, पर जैसे ही टीचर आपको फीडबैक देगा उस बेसिस पे आपका काम जो है वो इंप्रूव होगा और आगे से आपको वो चीज तो एटलीस्ट याद रहेगी। सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है रिसाइटेशन, कि जब आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आप एक बार अपने आप को समझा के देखिए उस चीज को बोल बोल के। तो वो क्या है, क्योंकि साइलेंट जो रिसाइटेशन है, यानी आप चुपचाप जब कोई चीज याद कर रहे हैं, जैसे हम बोल देते हैं स्कूल टाइम में कि जोर से आवाज करके मत याद करो, मन मन में याद करो, तो वो जो मन मन में याद करने वाली सिचुएशन है ना, वो साइलेंट रिसाइटेशन है, कि उस टाइम पे आप चुपचाप जो साइलेंटली उस सिचुएशन को, पॉइंट को, या आप जो लर्न कर रहे थे उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप जब चुपचाप या मन मन में करने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ एक और चीज नहीं है, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो वो रिसाइट करके या बोल बोल के समझाने वाली सिचुएशन भी एक जो है स्ट्रेटजीज में मानी जा सकती है फॉरगेटिंग को मिनिमाइज करने के लिए। एक है ओवरलर्निंग। अब ओवरलर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आपने जो, मतलब आप सीखते ही जाएं, जो आपने ऑलरेडी सीख रखा उससे भी ज्यादा आपको सीखना है, नहीं, बल्कि इसका मतलब ज्यादा ये है कि जो आपने ऑलरेडी सीखा है उसको आप क्या करें, वापस से एक बार रिवाइज कर लें, या फिर इट सिंपली मींस दैट इफ यू विश नॉट टू फॉरगेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न, कंटिन्यू टू रिवाइविंग इट नाउ एंड देन, यानी आप उसको बार बार रिवाइव करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक तरीका है। अब जैसे मान लीजिए आपको ये ओवर लर्निंग पॉइंट याद नहीं हो, तो आप रिट्राइवल या रिवाइविंग जो है इस टाइप की क्या कर सकते हैं, हेडिंग आपको ध्यान आ जाए, वो भी इसमें काम चल जाएगा। फिर आता है सिलेक्शन। सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द नोट्स रिटन इन योर नोटबुक। ऑब्वियसली आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं या नोटबुक है उसमें जितना भी लिखा हुआ आप सारा तो याद नहीं कर सकते, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज ज्यादा याद रखने की है, कि अगर ये याद रहा तो बाकी पोर्शन हो जाएगा, अगर हमें ये मेजर पॉइंट जो है वो भी याद नहीं रहा तो हम बाकी चीजें भी कोई काम की नहीं बचेंगी। तो वो सिलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है, चीजों को समराइज करना, अपने आइडिया को समराइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर है स्पेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि आपने कोई चीज पढ़ी, आप गैप दीजिए 5-10 मिनट का और एक बार फिर से उसको देख लीजिए। तो वो क्या है, आप शेड्यूल में गैप्स में जो है चीजों को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन, हमने पहले भी बात की थी कि जब आप कोई चीज याद करना शुरू करते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड वे में है या सीरीज तरीके में है, तो वो क्या होगा, कंपैरेटिवली उसका रिट्राइवल और आपको वापस से चीजें ज्यादा इजीली याद आ जाएंगी, तो उससे फॉरगेटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे।
फिर है लर्निंग बाय होल, लर्निंग बाय पार्ट्स। तो ये दो सिचुएशन है, लर्निंग बाय होल और लर्निंग बाय पार्ट्स। अब एक तो आप बहुत सारी चीजें याद कर रहे हैं और एक आप पार्ट्स में याद कर रहे हैं। तो जो पार्ट्स में याद कर रहे हैं वो बेटर है, उसके बाद आप उसको एज अ होल लर्न कर लीजिए। तो लर्निंग बाय पार्ट्स शुड बी फॉलोड बाय लर्निंग बाय होल, यानी कि पहले आप पार्ट्स में कोई चीज याद कर रहे हैं, फिर आप कंप्लीट उसको याद करने की या समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीरियल पोजीशन वही जिसमें हम बहुत सारी लंबी लिस्ट में से क्या करेंगे कि कोई चलो कुछ एक चीजें जो है अगर आप भूल जाते हैं तो आपको वो सीरीज में अगर चीजें याद हैं, सीरीज में आपको इजी पड़ेगा याद करने में, आपकी चांसेस कम हो जाते हैं भूलने के। गुड स्लीप जो है वो भी हमने आपको बताया था, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग में या कॉजेज में हमने क्या कहा था कि स्लीप एक इश्यू हो सकता है। तो अगर हमारी स्लीप अच्छी है तो इंप्रूव करेगी मेमोरी को, क्योंकि उस टाइम पे हमें रिलैक्स मिलता है मसल्स को और ब्रेन को, तो वो रिलैक्सिंग मोमेंट जो होता है स्लीप का, उसके बाद आप ज्यादा इजीली चीजों को कर पाते हैं। रिवाइव का भी वही तरीका हो गया कि एक्सरसाइज, लो ऑफ एक्सरसाइज एंड लो ऑफ यूज, कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं चीजों को रिवाइव करेंगे, रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे। Cues create a mental picture of what you are studying or memorizing for easy retrieval। यानी कि आपके दिमाग में कोई चीज है, आप उसका मेंटल पिक्चर बना सकते हैं कि अच्छा है, ठीक है, कोई आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उस स्टोरी के कैरेक्टर्स आपके दिमाग में इमेजिन हो रहे हैं अगर, तो वो सिचुएशन क्या हो गई, उस सिचुएशन की वजह से वो क्यूज की सिचुएशन हुई और फिर आप जल्दी से नहीं भूलेंगे उस चीज को। एक है PQRST मेथड, इसका मतलब होता है प्रीव्यू, कि आप अगर अगली चीज पढ़ रहे हैं तो आप पहले उसका ओवरऑल देख लीजिए, आप अगर पहले से रिलेटेड है कोई चीज तो आप उसके बारे में, जैसे रीकैप होता है कि कभी भी अगर हम सीरियल या टीवी देखते हैं तो उसमें जो रीकैप दिखाया जाता है कि पहले वाली सिचुएशन क्या थी, तो वो क्या हो गया प्रीव्यू। फिर आप क्वेश्चंस करेंगे, रीड करेंगे, सेल्फ रिसाइटेशन एंड टेस्ट। तो ये PQRST मेथड है जो कि आपके किसी भी चैप्टर को करने में, आप जो पढ़ रहे हैं उसमें हेल्पफुल हो सकता है। फिर है यूज ऑफ फूड्स, मेडिसिन एंड विटामिन्स, यानी कि आप अपनी मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए कुछ एक बेटर चीजें, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी बेटर तरीके से फंक्शन करेगी, ठीक है। सो दे डोंट एग्जैक्टली इंप्रूव मेमोरी बट दे कैन इंड्यूस और स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो वो क्या हो सकता है, एक प्रॉपर कंट्रोल्ड वे में जो है आप क्या कर सकते हैं, आपकी अगर हेल्थ अच्छी है, क्योंकि फूड अगर विटामिन्स अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो वो आपकी चीजों को अफेक्ट करेगा याद करने की पावर को भी। अगर आपको चीजें ज्यादा याद नहीं हो रही है तो आप निमोनिक्स जो है उनको बना के भी याद कर सकते हैं, कि आप कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो याद कर लें। जैसे ये जो PQRST है ये क्या हो गया, एक निमोनिक हो गया एक तरीके से, प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, सेल्फ रिसाइटेशन और टेस्ट का। तो ऐसे निमोनिक्स जो है वो भी आप बना के काम चला सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी में आ जाएगा कि कैसे जो है आप क्या कर सकते हैं, फॉरगेटिंग को डिक्रीज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।